हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि अभी बच्चों के मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा के एग्ज़ाम्स हुए हैं। इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में आपने देखा होगा आपके दो सेक्शंस आते हैं, मैट और सैट। मैट आपका होता है मेंटल एबिलिटी और सैट आपका होता है एप्टीट्यूड लेवल टेस्ट करने के लिए। तो मैट में आपके रीजनिंग के जिसे लॉजिकल क्वेश्चंस भी कहते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस आपके आए होंगे। तो आज हम वही जिसे रीजनिंग कहते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, आज उनका एक सेशन करने वाले हैं। आज वो वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स से कहूँगी कि वो साथ साथ हमारे बने रहें और सॉल्व करते रहें। इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमारा पार्ट 1 होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। तो उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, 6 लड़कियों के समूह का औसत वजन 26 है। यदि हम समूह में वजन 30 की लड़की को दूसरी लड़की के साथ बदल देते हैं तो नया औसत 5 पड़ जाता है। नई लड़की का वजन ज्ञात करिए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले उसने ये कहा है कि 6 लड़कियों का ग्रुप है। उन 6 लड़कियों के ग्रुप का जो औसत वजन है, जब हम एवरेज निकालते हैं ना, तो औसत जो वजन आया है वो 26 किलो आया है। अब वो कह रहा है कि इस पूरे ग्रुप में से एक लड़की ऐसी थी जिसका वजन 30 किलो है। उस लड़की को हमने किसी दूसरी लड़की के साथ रिप्लेस कर दिया। अब जब हमने रिप्लेस कर दिया तो जो औसत वजन था वो 26 की बजाय 5 और बढ़ गया, मतलब 31 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? वो कह रहा है कि नई लड़की का वजन ज्ञात करो, मतलब जिस लड़की को रिप्लेस किया था उस लड़की का वजन क्या है वो हमें वजन गैस करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे? देखो, हम औसत कैसे निकालते हैं? G1 से लेकर G6 तक जितनी भी 6 लड़कियां हैं उनका टोटल वजन का बटे में 6 बराबर जो हमें औसत दिया हुआ है 26। अब मान लो जिस लड़की को हमने रिप्लेस किया, मान लीजिए G1 है, उसका वजन 30 किलो है, उसे हमने रिप्लेस कर दिया एक नई लड़की के साथ। तो हम पहले क्या करेंगे कि पहले इसको सॉल्व कर लेंगे कि उसके अलावा जितनी भी लड़कियां थी G2 से लेकर G6 तक, उन सबका वजन कितना है, उसका योग कितना है। तो यहाँ हमने G1 की जगह 30 किलो रख दिया। ठीक है, इसको इससे सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे और 30 को यहाँ से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास G2 से लेकर G6 तक की जो लड़कियां थी उन सबके वजन का योग आ गया 126। अब दूसरी बात पे चलते हैं। उसने कहा था जब हमने G1 को मान लीजिए P1 से रिप्लेस कर दिया, एक दूसरी लड़की थी P1, उससे रिप्लेस कर दिया। अब वो कह रहा है कि अब जो 6 लड़कियों का जो औसत आया वजन का वो आया 31। उसने कहा 5 बढ़ गया तो मतलब 31 हो गया। अब क्या है, अब ये हम देख सकते हैं कि G2 से लेकर G6 तक की जो लड़कियां हैं उसके वजन का जो योग है वो हमारे पास पहले से है, तो हम इसको P1 के साथ रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने जब इसको सॉल्व किया, 6 को वहाँ लेकर गए, तो हमारे पास इन P1 के साथ मिलाकर P1 से G6 तक की लड़कियों का वजन क्या आया? 186। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल था तो हमने क्या किया कि इसको 126 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर 126 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास 186 है तो इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे। तो P1 जो लड़की थी नई जिसे रिप्लेस किया गया था उसका वजन कितना आया? 60 किलो। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन में वजन है 60 किलो है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आ जाता है, दैट इज 60 किलो। तो ये आपका सही जवाब है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, किसी धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है वो 10 है, जबकि उस पर 2 वर्ष का 5% की दर से ब्याज लगाया जाता है। वो धनराशि ज्ञात करनी है। धनराशि मतलब कि मूलधन, जैसे आप पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज में, वो मूलधन हमें बताना है। अब बच्चों यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर उसने हमें मूलधन नहीं दिया है, उसने सिर्फ ये कह दिया कि उस मूलधन के ऊपर जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा और साधारण ब्याज लगा उसका अंतर हमें दे दिया, दर दे दी उसने और हमें समय दे दिया। इसे कैसे करेंगे? इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। और ये बच्चों ये फॉर्मूला सिर्फ 2 साल तक के लिए ही अप्लाई होता है। उसके बाद अगर 3 साल के लिए आपको आ गया तो आप ये फॉर्मूला लगाकर नहीं करेंगे सवाल को, क्योंकि वैसे नहीं होता है, 2 साल तक के लिए होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज घटा साधारण ब्याज बराबर है मूलधन, ये आपका P क्या होगा? मूलधन, और R हो गया आपका दर बटे में 100, और समय आपका हो गया 2 साल। तो इसे यहाँ पर हमें पुट करना है। डिफरेंस उसने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 10, तो 10 आप यहीं रखेंगे और यहाँ पर राशि पुट करेंगे जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। मूलधन हमें नहीं पता तो मूलधन हम ऐसे रखेंगे, दर लिखेंगे 5% बटे में 100 और वर्ग कर देंगे इसका 2 से, क्योंकि 2 साल का समय है। तो P गुना में 5 पंजे 25 आया, 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000। तो यहाँ पर इसको P को यहीं रहने देंगे और इसको यहाँ पर ले जाकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4,000 रुपये आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास मूलधन धनराशि क्या आ जाएगी? 4,000 रुपये। तो हमारे पास ऑप्शन में कहीं 4,000 रुपये है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 2
4,000 रुपये ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अब वो कहता है कि तरुण जो है वो तौकीर से 8 साल छोटा है, यानी कि जो तरुण की उम्र है वो है तौकीर की उम्र माइनस 8 साल। उनकी आयु का अनुपात उसने दे दिया कि उन दोनों की जो आयु का अनुपात है वो 7:9 है। अब वो बता रहा है कि तौकीर की आयु बतानी है, हमें तौकीर की आयु कितनी है। चलिए इसको करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मान लो तरुण की आयु x मान ली, तौकीर की आयु y मान ली। ठीक है, तरुण की आयु जो है वो तौकीर की आयु से 8 साल कम है, तो मतलब कि तौकीर की आयु में से 8 साल घटा देंगे तो तरुण की वैल्यू आ जाएगी, आयु आ जाएगी, है ना। अब हमें तौकीर की आयु बतानी है। दूसरी इक्वेशन उसने क्या दी थी कि इन दोनों की जो आयु का अनुपात है, यानी कि x/y जो है वो है आपका 7/9। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू आ गई y/-8 और x/y आ गया 7/9 के बराबर। तो हम यहाँ से x की वैल्यू उठाएंगे और इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, y-8/y बराबर 7/9। अब इसको इक्वेशन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जैसे सॉल्व करते हैं उसमें हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व हम करेंगे तो हमारे पास y कितना आ जाएगा, 36 साल। 36 साल, तो ये 36 साल किसकी आयु है, y किसकी आयु थी, तौकीर की, और हमें तौकीर की आयु पूछी थी तो हमारे पास आ गई 36 साल। तो ऑप्शन में देखिए 36 साल है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका 36 साल, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में यानी कि आज के टाइम में राम, रहीम और रॉबर्ट की आयु का अनुपात 5, 7, 8 है। अब उसने क्या किया है, उसने हमें आयु नहीं दी है, उसने हमें बता दिया कि इनकी तीनों की आयु का अनुपात उसने दे दिया कि 5 है, 7 है और 8 है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि 6 साल पहले उनकी आयु का योग 42 था। अब उसे उनकी वर्तमान आयु बतानी है। अब हमें उनकी वर्तमान आयु बतानी है, हमारे पास वर्तमान आयु नहीं है, हमारे पास वर्तमान आयु का अनुपात है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, देखिए मान लिया आयु को हमने x मान लिया। ठीक, तो राम की आयु कितनी थी, 5 अनुपात में थी, तो मतलब 5x। रहीम की आयु थी 7, मतलब 7x, और रॉबर्ट की आयु थी 8, मतलब 8x, है ना। अनुपात में है तो हम इससे x से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसको निकालने के लिए अब हम दूसरी लाइन पे जाएंगे। दूसरे में उसने क्या कहा था कि 6 साल पहले इनकी आयु का जो योग था वो 42 था। अब 6 साल पहले मतलब ये तो इनकी वर्तमान आयु है ना, और इनकी वर्तमान आयु में से अगर हम 6-6 साल घटा देंगे तो वो उनकी 6 साल पहले की आयु आ गई। अब इन तीनों को जोड़ना है और उसको 42 के बराबर रखना है। वो कह रहा है 6 साल पहले जो इनकी आयु थी तीनों की, उनका योग अगर हम करते हैं तो 42 आता है। तो हम क्या करेंगे, x एक साथ रख लेंगे, 5x 6 7x 8x एक साथ आ जाएगा, और -6 -6 एक साथ आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये हमारे पास 20x आया, -6 18 बराबर 42। 18 को हम यहाँ ले जाएंगे, 60 आया, 20x बराबर 60, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब ये हमारे पास सिर्फ आयु आई है, अभी हमारे पास राम, रहीम, रॉबर्ट की आयु नहीं आई है। राम, रहीम, रॉबर्ट की आयु हम निकालेंगे कैसे, राम की आयु थी हमारे पास 5x, तो राम की आयु कितनी हुई, 5 × 3 15। रहीम की आयु थी 7x, तो 7 × 21, और रॉबर्ट की आयु थी 8x, यानी 8 × 24। तो आंसर क्या आता है आपका, 15, 21 और 24। ऑप्शन में देखिए कहाँ है ऑप्शन 15, 21, 24, ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 125 मीटर लंबी ट्रेन है जो 10 सेकंड में एक आदमी को, जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दिशा में चल रहा है, उस दिशा में ट्रेन चल रही है जिस दिशा में, अब पार कर जाता है, उस ट्रेन की गति बतानी है। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, हमें उसने ट्रेन की लंबाई दे रखी है, ट्रेन जिस समय से पार करती है उस व्यक्ति को वो दे रखा है, और व्यक्ति की चाल दे रखी है, हमें ट्रेन की चाल नहीं दे रखी। तो ट्रेन की चाल हमें निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे, आपने दूरी समय वाला फॉर्मूला याद किया हुआ होगा, दूरी = चाल गुना समय, उसी के बेसिस पे हम ये निकालेंगे। कैसे, देखो रेल की लंबाई हमारे पास 125 मीटर, समय कितना लिया गया 10 सेकंड, व्यक्ति की गति कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। अब 5 किलोमीटर पर आवर है, पहले हमें पता है 1 किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 से हम गुणा करते हैं, है ना। और इसका रूल क्या होता है कि जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गति करती हैं तो उनकी जो सापेक्ष गति होती है, मतलब कि साथ में जो गति होती है, उनकी कॉमन जो गति होती है वो होती है उनकी गति के बीच में अंतर। तो हम कैसे निकालेंगे, मान लो हमने रेल की गति 20 किलोमीटर पर आवर मान ली, ठीक है, और व्यक्ति की गति कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो सापेक्ष गति कितनी निकली, रेल की गति माइनस व्यक्ति की गति, यानी कि v - 5। अब v - 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमारे पास यहाँ पर रेल की लंबाई भी मीटर में है और समय भी सेकंड में है, तो हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो कितना कैसे हो जाएगा, गुणा करेंगे 5/18 से, यानी कि v - 5 × 5/18। अब क्या हुआ, हमारे पास गति भी आ गई, समय भी आ गया,
दूरी भी आ गई। इसमें बस v नहीं है हमारे पास, v क्या है, रेल की गति, वो हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दूरी इज इक्वल टू गति गुणा समय। तो दूरी हमारे पास यानी कि 125 है, गति हमने क्या निकाल ली है, v माइनस 5 गुणा 5/18, गुणा में कर देंगे समय क्या है हमारे पास 10 सेकेंड। इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 5v कर देंगे, माइनस 25 कर देंगे, बटे 18 कर देंगे, गुणा में 10 है, इसको यहाँ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हुए लाएंगे। देखिए सॉल्व करते हुए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास ऑप्शन में है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा है, आज बुधवार है तो 68 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब 68 दिन तक गिनना तो आसान नहीं है, तो हम क्या तरीका अपनाएंगे इसके लिए बच्चों। इसके लिए आसान तरीका होता है कि मान लीजिए आपको आज का दिन दिया है और आपको 7 दिन बाद, 50 दिन बाद, 52 दिन बाद, 116 दिन बाद बताना है कौन सा दिन है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जितने भी दिन इन्होंने ऐसे दिए हैं उसे सिर्फ 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से आप उसे भाग दे देंगे, जो शेष दिन बचते हैं उन शेष दिनों को आप उस आज के दिन में जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर 68 दिन दिए थे तो 68 को हमने 7 से भाग दिया, 7 में 63 आया, 5 दिन हमारे बच गए शेष। तो उन 5 दिनों को हम बुधवार में जोड़ देंगे। जब बुधवार में हम 5 दिन जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या दिन आया, सोमवार। तो सोमवार के हिसाब से हमारे पास ऑप्शन में कहाँ है सोमवार, ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 सोमवार। 7वां क्वेश्चन कहता है कि एक बस में 7 लड़कियां हैं, प्रत्येक लड़की के पास 7 बैकपैक्स हैं, प्रत्येक बैकपैक में 7 बड़ी बिल्लियां हैं, हर बड़ी बिल्ली के लिए बस में 7 बिल्ली के बच्चे हैं, ड्राइवर की गिनती किए बिना बस में कितने पैर हैं ये बताइए। देखो बच्चों क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी है, लंबा भी है, लेकिन हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व होगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। देखो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम देखते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है, 7। ठीक है, लड़कियां कितनी हमारे पास, 7। अब लड़कियों के पैर कितने हुए, एक लड़की के 2 पैर हुए तो 7 लड़कियों के 14 पैर, एक हमारे पास ये पैर हो गए। ठीक, उसके बाद अब वो कहता है कि हर लड़की के पास 7 बैकपैक हैं, बैकपैक की संख्या कितनी हुई टोटल। अगर बस में 7 लड़कियां हैं और हर लड़की के पास 7 बैकपैक हैं तो टोटल बैकपैक कितने हुए, 7 सत्ते 49, और हर बैकपैक में 7 बिल्लियां हैं। तो हर 49 बैकपैक, अगर एक बैकपैक में 7 बिल्लियां हैं तो 49 बैकपैक में कितनी बिल्लियां हुई, 49 गुणा 7 बराबर 343। अब 343 कितना आया हमारे पास, बड़ी बिल्लियों की संख्या। अब एक बिल्ली के 4 पैर होते हैं तो 343 बिल्लियों के कितने पैर हुए, 343 गुणा 4 यानी कि 7, 1372। ठीक है, 1372 ये हो गए। अब एक तो लड़कियों के 14 पैर हो गए, बड़ी बिल्लियों के 1372 पैर हो गए। चलिए आगे बढ़े। अब वो कह रहा है कि हर बड़ी बिल्ली के पास 7 छोटी बिल्लियां हैं। बड़ी बिल्लियां कितनी थी हमारे पास, 343, यानी कि एक बिल्ली के पास अगर 7 छोटी बिल्लियां हैं तो 343 बिल्लियों के पास कितनी छोटी बिल्लियां हुई, 2401। अब ये 2401 क्या आया हमारे पास, कितनी छोटी बिल्लियां हैं। अब एक छोटी बिल्ली के 4 पैर होंगे तो 2401 छोटी बिल्लियों के कितने पैर हुए, 9604। अब हमारे पास कितने पैर हो गए, 14 ये, 1372 ये और 9604 ये, तीनों को प्लस कर देंगे। प्लस करके हमारे पास क्या आया, 10,990। हमारे पास ऑप्शन में है कहीं 10,009, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हमारा 10,990, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सिर्फ दिखने में है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, आराम से सब सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वो कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अंक आएगा। यहाँ पर उन्होंने आपको एक टेबल दे दी है, टेबल में उन्होंने आपको कुछ संख्याएं दे दी हैं, ठीक है, और एक जगह यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब इसकी जगह हमें बताना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह का क्वेश्चन जब आपको कभी आएगा और आपको बॉक्स बना हुआ दिखता है तो हमें क्या करना होता है कि ये जो संख्याएं होती हैं ना, इनमें हमें किसी भी तरह से ऐसा रिलेशन बनाना होता है जो इसमें और इसमें सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो क्या देखा कि 50 में 10 जोड़ा 60 आया, 60 में 10 जोड़ा 70 आया, सेम टू सेम है, इसका मतलब ये सही है। 87 में हमने 3 जोड़ा 90 आया, 90 में 3 जोड़ा 93 आया, ये भी सही है। अब हमें क्या करना है कि 43 और 25 के बीच में एक ऐसी संख्या बनानी होती है जिसमें हम वही घटाएं बढ़ाएं जो 43 के साथ भी सेम आए और 25 के साथ भी सेम आए।
तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें 34 एक ऐसी संख्या है जिसे आप 43 में से 9 घटाएंगे तो 34 आएगा, और 34 में से 9 घटाएंगे तो 25 आएगा। होना यही चाहिए, अगर एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस ही होना चाहिए, बाकी और कोई ऑप्शन इसका फिट नहीं बैठता। देखो आप ट्राई कर सकते हो, जैसे मान लो अगर 40 हम रखते हैं तो 43 में से 40 घटाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन 40 और 25 के बीच में कितना डिफरेंस है, 15 का, है ना। इस तरह से आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इनके बीच में कौन सा ऐसा है जो सेम रिलेशन के साथ बैठता है। तो हमारे पास आंसर इसका क्या है, आंसर नंबर 4 34। चलो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक कैसे क्वेश्चंस हैं बच्चों, इसमें आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट में उसने क्या कहा है कि उन्होंने आपको अलग अलग संस्थान दे दिए, 7 तरह के संस्थान है, PQRSTVX, ठीक। ये 7 तरह के संस्थान हैं और इन 7 संस्थानों के उम्मीदवार हैं जिन्होंने नामांकन भरा, और उसके बाद ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने परीक्षा पास कर ली, ठीक है। यहाँ परसेंटेज अलग है और यहाँ परसेंटेज आपकी अलग है। तो हमें क्या करना, और टोटल उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ 9500 है, यहाँ 5700। अब क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में जैसे वो पूछता है कि संस्थान टी के कुल नामांकित उम्मीदवारों में से कितने % उम्मीदवारों ने प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। देखो वो पूछ रहा है कि संस्थान टी है, उसके कुल नामांकित उम्मीदवार, अब टी कितना है 8%, यानी कि 9500 का 8% आप पहले निकालेंगे कि वो कितने उम्मीदवार हुए जो नामांकित हुए थे। तो वो कैसे निकलेगा, जब हम 9500 का 8% निकालेंगे। देखो यहाँ पर हमने सॉल्व किया हुआ है, ये आपका पाई चार्ट है, ठीक है, XPQRSTV, ठीक है, ये परसेंटेज है, और हमने टोटल के हिसाब से ये निकाल लिए कि ये कितने % है, यानी कि 9500 का 16% कितना है 1520, यानी कि X संस्थान के 1520 जो सदस्य हैं उन्होंने नामांकन भरा। P के 19%, यानी कि 9500 के 19% लोग, यानी कि 1805 लोगों ने नामांकन भरा जो कि संस्थान P के थे। इसी तरह जो कुल सफल विद्यार्थी थे 5700 में से, यानी कि X जो था वो जैसे 10% था, तो X संस्थान के 10% जो विद्यार्थी थे नामांकन वाले वो पास हुए, यानी कि 5700 के कितने % पास हुए, 10%, यानी कि 570। X संस्थान के 570 लोग जो थे वो पास हो गए। इसी तरह से P का और Q का, R का, S का, सबका आपको निकाल के रखना है, सबका हमने निकाल लिया है। देखो अब उसने पूछा था कि संस्थान डी के नामांकित उम्मीदवार थे, उसमें से कितने % उम्मीदवारों ने प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त की। अब वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इसका कितना % पास हुआ है, वो ये पूछ रहा है कि टी के, संस्थान टी के अगर 760 लोगों ने नॉमिनेशन भरा तो उन 760 लोगों में से कितने % लोग जो थे वो पास हुए। अब हमारे पास ये जो 9% है बच्चों, ये 9% इसका नहीं है, ये 9% टोटल का है, टोटल 5700 का है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये टोटल जो है वो 5700 का 9% है, ये 760 का 9% नहीं है। तो उसका पूछना क्या है कि 760 के कितने % लोगों ने पास किया। अब हमारे पास संख्या तो दे रखी है कि 513 लोगों ने पास किया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 513 जो है वो 760 का कितना % है, वही हमें निकालना है। तो संस्थान टी के नामांकित उम्मीदवार कितने निकले 760, सफल उम्मीदवार कितने 513, तो कुल नामांकित सदस्यों के प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हमें बताना है कि 513 जो है वो 760 का कितना % है, यानी कि 513 बटे में 760 गुणा में 100, तो आंसर कितना निकला 67.5। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 67.5, ये हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट में पूछ रहा है वो कि किस संस्थान में नामांकित उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, यानी कि कौन सा संस्थान ऐसा है जिसमें जितने सदस्य नॉमिनेट हुए उनके सबसे ज्यादा सदस्य सफल हुए हैं। यानी कि देखो ये कह रहा है कि मान लो कि XPQRSTV इसके इतने सदस्य नॉमिनेट हुए थे, उसमें से इस सारे संस्थानों के इतने सदस्यों ने पास किया, तो इनमें से किसका, जैसे हमने टी का परसेंटेज निकाला ना 67.5, ऐसे ही हमें बताना है कि बाकी सब उम्मीदवारों का जो परसेंटेज है उसमें से किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। देखो यहाँ हमने निकाला है सबका नामांकित उम्मीदवारों के लिए, हमने पहले एक्स का निकाला। एक्स में देखो इसके टोटल 1520 लोगों ने नॉमिनेशन भरा था, लेकिन 570 पास हुए, तो हमने 570 के हिसाब से 1520 लोगों में से कितने % ने पास किया वो निकाला, 37.5 आया। इसी तरह हमने पी का निकाला 56.8, क्यू का निकाला 76, आर का 78,
एस का निकला 48%, टी का निकला 67.5 और वी का निकला 75%। ये बच्चों आप खुद भी, मैं आपसे रेकमेंड करूंगी और आपको कहूंगी कि आप खुद भी इसे सॉल्व करके देखें ज़रूर। आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी। तो उसमें उसने पूछा है कि किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। यहाँ देखिए 78 सबसे ज़्यादा है ना इन सब में। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा, ऑप्शन आर जो है इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या संस्थान टी और आर से नामांकित उम्मीदवारों से कितनी ज़्यादा है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि संस्थान एस और पी में टोटल जितने उत्तीर्ण हुए, पास हुए, और संस्थान टी और आर में दोनों मिला के जितने नॉमिनेट हुए, उन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो हमने देखो संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण कितने हुए थे, 912 प्लस 1026। देखो पी का इतना है, एस का 912, दोनों टोटल कर दिए। ठीक, टी और आर से नामांकित कितने हुए थे, टी कहाँ है आपका, ये रहा 760, और आर में कितने हुए थे 950, ये दोनों भी प्लस कर दिए। अब वो पूछ रहा है इनका डिफरेंस कितना है, उतना डिफरेंस निकाल दिया बस। डिफरेंस कितना आया 228। आपके पास ऑप्शन में कहाँ है 228, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 आपका 228 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है कि संस्थान क्यू और आर के लिए नामांकित उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों का संयुक्त प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। संस्थान क्यू और आर के लिए नामांकित उम्मीदवार जितने थे उनके लिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों का संयुक्त परसेंटेज क्या है। मतलब कि क्यू और आर दोनों मिला के जितने लोग नॉमिनेट हुए, ठीक है, और क्यू और आर दोनों मिला के जितने लोग पास हुए, उसका परसेंटेज हमें बताना है। कैसे बताएंगे, हम पहले क्यू और आर में जितने नॉमिनेट हुए थे उनको निकालेंगे टोटल, 1425 प्लस 950, ये टोटल निकला। उसके बाद क्यू और आर में टोटल कितने पास हुए थे उनका टोटल निकालेंगे, 1083 और 741 यानी 1824। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालना है कि 1824 जो है वो 2375 का कितना प्रतिशत है। कैसे निकालेंगे, 1824 बटे 2375 गुणा 100, कितना आंसर आया 76.8। यहाँ देखो हमारे ऑप्शन में कहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 76.8 ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि संस्थान पी से नामांकित उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुपात क्या है। इसमें उसने सिंपली पूछा है, सिर्फ संस्थान पी के बारे में पूछा है कि संस्थान पी में जितने नॉमिनेट हुए और संस्थान पी में जितने सफल हुए उनका हमें अनुपात करके बताना है। देखो संस्थान पी में उत्तीर्ण कितने हुए 1026, नॉमिनेट कितने हुए 1805, इनको अनुपात में रखेंगे और इनका अनुपात निकाल देंगे, 54 बटे 95। यह आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आ जाता है, 54/95 ये आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि एक चिड़ियाघर की टिकट की कीमत 30% से बढ़ गई तो आगंतुकों की संख्या 20% कम हो गई। अब उसके रेवेन्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कमाई पर, जो उसका टोटल रेवेन्यू है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों ऐसा होता है कि इसका भी एक फॉर्मूला होता है, पर आपको ये बताऊं कि कहीं भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि कहीं पर भी दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होने चाहिए, कि कोई भी चीज़ बढ़ी, जैसे किसी दुकानदार ने किसी चीज़ की कीमत बढ़ाई और उससे उतने ही कस्टमर आने कम हो गए, तो उस जगह आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है ये, देखो कितना परसेंटेज बढ़ा माइनस घटा देते हैं किसको, जितना परसेंटेज घट गया, फिर माइनस करते हैं, जितना परसेंटेज बढ़ा और जितना परसेंटेज घटा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बटे में 100 ले आते हैं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में 30% उसने टिकट का रेट बढ़ाया था, तो 30% माइनस कितना परसेंट कस्टमर घट गए थे, विजिटर घट गए थे 20%, तो 30 में से 20 घटाया, माइनस करेंगे 30% और 20% दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में 100 ले आएंगे। इसको हमने अगर सॉल्व किया, यहाँ 10% आया और यहाँ पर कितना रह गया आपका, 0 से 0 कट गई, 6% रह गया, 10 में से 6 घटाएंगे 4 आया। क्योंकि 4 पॉजिटिव है इसलिए हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए कि 4% उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस भी आ सकता था, जैसे मान लो अगर वो कह देता कि उसने अगर 30 जो टिकट थी वो 30% घटा दी और जो उसके कस्टमर थे वो 20% बढ़ गए, तो क्या आता, यहाँ -30% प्लस 20% हो जाता, तो आपका यहाँ क्या आता -10%, है ना।
तो -10% -6 कितना आता आपका आंसर? -16। तो -16 का मतलब क्या होता कि 16% उसका रेवेन्यू घट गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे कि उसका रेवेन्यू 4% बढ़ गया। यहाँ आपके ऑप्शन में है 4%, ये रहा आपके ऑप्शन में है, उसका जो रेवेन्यू है उसमें 4% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, समझ आया सबको? उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? वो कह रहा है कि विषम संख्या ज्ञात करो। विषम संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि उसने आपको एक सीरीज दे दी नंबर की, उन नंबर की सीरीज में एक नंबर ऐसा है जो गलत है। जैसे 2, 5, 10, 17, 26, 37, 48 और 65, इसमें से एक नंबर ऐसा है जो गलत है। अब हमें वो पता लगाना है वो नंबर गलत कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, ये पास पास के नंबर है तो सबसे पहले हम इसमें टोटलिंग देखेंगे, मतलब कि इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस कैसे आ रहा है। जैसे देखो, 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आएगा। हम देख लेते हैं कितना कितना डिफरेंस है इनमें। 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस है, फिर 9 का डिफरेंस है, फिर 11 का डिफरेंस है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ऑड नंबर्स होते हैं, विषम संख्याएं होती हैं, उसका डिफरेंस चल रहा आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे 26 और 37 में 11 का डिफरेंस है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन 37 और 48 के बीच में भी 11 का डिफरेंस आया। आना कितने का चाहिए था? 3, 5, 7, 9, 11 के बाद कितने का डिफरेंस आना चाहिए था? 13 का डिफरेंस। तो यहाँ पर 13 का डिफरेंस तो नहीं है। 13 का डिफरेंस आता तो क्या आंसर आता? 50। लेकिन हमारा क्या आ रहा है? 48। तो इसका मतलब गलत कौन सी संख्या हुई? 48। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो संख्या है 48 नंबर वो गलत है, क्योंकि इससे आगे का जो डिफरेंस है वो भी गड़बड़ आ गया। अगर यहाँ 50 होता तो 13 के बाद 15 ही आता है ना, विषम संख्याओं में तो 15 नंबर का डिफरेंस आ जाता। लेकिन यहाँ पर 11 के बाद 11 आ गया, इसका मतलब 48 जो है आपका वो गलत है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आंसर सही है। आपका 48 नंबर जो है वो विषम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि इसमें अज्ञात संख्या ज्ञात करो, यानी कि इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है आपको ये बताना है कि ये कौन सी संख्या है। तो संख्या देखते हैं, 18, 97, 26, 89, क्वेश्चन मार्क 81। अब इस बच्चों इस क्वेश्चन में आपने एक बात नोट की होगी, यहाँ पर क्या हुआ, 18 से 97 तक तो संख्या बढ़ गई, लेकिन 97 से 26 में फिर घट गई, फिर 26 से 89 में फिर बढ़ गई। अब यहाँ पर ऐसी जमा घटा जहाँ होती है ना, वहाँ पर क्या करते हैं, आसान करने के लिए हम ऑल्टरनेट ले लेते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब इस तरह एक छोड़कर एक ले लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा। यहाँ पर बढ़ती जा रही है और कहीं घट रही होगी तो हमें पता चल जाएगी। जैसे देखो 97 लिया हमने, 97 में फिर एक छोड़ा 89 आया, उसमें 97 में -8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा तो -8 आया। फिर इसे छोड़ दिया और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा तो भी -8 आया। इसका मतलब ये कि सही है, -8 आ रहा है। अब यहाँ पर सही आ रहा है तो ऊपर भी सही आना चाहिए। फिर हमने क्या किया, 18 और 26 के बीच में देखा तो +8 करके डिफरेंस आया। और अब हमारे पास ये नहीं था, यानी कि अगर यहाँ -8 सही आ रहा है, यहाँ पर अगर +8 आ रहा है तो आगे भी +8 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो क्या आया हमारे पास, 34 आंसर आया। 34 हमारे पास ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। तो आपका आंसर सही बैठेगा। अगर सब जमा होता रहता तो आप इसी तरह से जमा करके डिफरेंस निकालते रहिए। अगर इस तरह से अगर कोई जमा घटा वाला आ जाता है तो आप ऑल्टरनेट एक छोड़कर एक भी निकाल सकते हो, उससे आसानी रहती है। चलो 17 से 19 में क्या कह रहा है कि वो इन प्रश्नों में एक अक्षर श्रृंखला दी है आपको, जिसमें एक पद गायब है, वो बताना है आपको। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में आपको संख्याएं दी हुई थी, यहाँ आपको अल्फाबेट दिए। तो अल्फाबेट में क्या होता है, देखो A to Z, यहाँ देखते हैं, देखो A to Z आपका दिया होता है। A to Z आप जानते हो, A to Z में हर एक को हमने एक नंबर दे देते हैं। जैसे A to Z हो गया तो 1 से लेकर 26 तक हमने नंबर दे दिए, यानी कि एक नंबर हो गया, B 2 नंबर, C 3 नंबर, इस तरह करके Z 26 नंबर। और इसको याद रखने के लिए क्या करते हैं, हम एक चीज़ याद कर लेते हैं कि A से M तक हमने याद कर लिया, 1 से 13 होते हैं और N से Z होते हैं 14 से 26। अगर कहीं आगे आया तो हमें गिनने में परेशानी नहीं होगी। अब उस वाले क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि BFJ क्वेश्चन मार्क आर्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा। हम क्या करेंगे, सबके नंबर्स नोट करेंगे। B कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पर। F कौन से पे आता है, 6 नंबर पर। J आता है 10 नंबर पर। ये हमें पता नहीं है, ये आता है 18वें नंबर पर। अब हम इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 4 का डिफरेंस है। अब क्या
ऐसा अब इसमें भी 4 का डिफरेंस इसका मतलब चलता आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगले वाले में भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 4 का डिफरेंस करते हैं और 10 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 14। और इसके अगर हम 18 तक लाते हैं तो भी 4 का डिफरेंस आता है। इसका मतलब हमारी श्रेणी सही है अगर हम यहाँ पर 14वां अल्फाबेट डालते हैं। और 14वां अल्फाबेट हमारा बच्चों इंग्लिश में कौन सा होता है, एन। तो हमारे पास सही आंसर क्या होगा, एन। एन कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 1, एन आपका सही आंसर है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है बी सी क्वेश्चन मार्क जी के। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कैसे, देखो इस क्वेश्चन में बी आपका दूसरे नंबर पे आता है, सी आपका तीसरे नंबर पे आता है, जी आपका 7वें पे आता है और के आपका 11वें पे आता है। अब इसमें अगर हम डिफरेंस वाला हिसाब किताब लगाएं तो देखो यहाँ पर 2 से 3 1 का डिफरेंस, यहाँ पर छोड़ दिया हमें नहीं पता, फिर 7 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस। अगर इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस सॉरी, तो यहाँ 3 का होना चाहिए। अगर यहाँ 3 का डिफरेंस करते हैं तो 4 आता, लेकिन 3 और 4 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है और 2 और 3 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो जमा वाला तो हिसाब किताब नहीं बैठ रहा। तो हम कौन सा लगाएंगे, देखो यहाँ कौन कौन सा दिया हुआ है हमें, 2 दिया है, तीसरा दिया है, 7वां दिया और 11वां दिया है। ये सब क्या है बच्चों, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो भी अभाज्य ही होनी चाहिए। तो 2, 3, 7 और 11 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या होती है जो अभाज्य होती है, वो होती है 5। तो 5वां अल्फाबेट हमारा कौन सा होता है, ई। तो ई हमारे पास यहाँ ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपका सही आंसर क्या बैठेगा, ऑप्शन नंबर 3 ई। क्वेश्चन नंबर 19 है CNL BLI AJF ZHC अगला बताना है। अब इसमें आप एक एक करके तो अल्फाबेट का नंबर नहीं ले सकते हो, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ क्या तरीका होता है। इसमें जब आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, हर एक का पहला अक्षर उठाते हैं। सी उठाएंगे, यहाँ से बी उठाएंगे, ए उठाएंगे और जेड उठाएंगे। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो रिवर्स में चल रहा है। जेड आया, जेड के बाद ए आया, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, एक एक आगे बढ़ता गया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, चलो अब दूसरा दूसरा उठाते हैं। एन उठाया, एल उठाया, जे उठाया, एच उठाया, ये भी रिवर्स में चल रहा है। एच आई जे, जे के एल, एल एम एन, इनके बीच में एक एक आ रहा है, तो यानी कि हर दूसरा अक्षर उठा लिया। इनके बीच में 2 2 आ गए। अब यहाँ से उठाया, एल उठाया, आई उठाया, एफ उठाया और सी उठाया, ये भी पीछे रिवर्स में चल रहे हैं। जैसे सी डी ई एफ, एफ जी एच आई, आई जे के एल, इनके बीच में 2 2 आ रहे हैं, तो यानी कि हर तीसरा अक्षर उठा लिया। पहले में क्या हुआ, 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, तो इसी तरह रिवर्स में चलेंगे। अब इधर से क्योंकि हम यहाँ से यहाँ प्लस कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस। तो सब में से एक एक घटाना है, इसमें से 1 घटाएंगे, वाई आया, इसमें से 2 घटाएंगे, एफ आया, इसमें से 3 घटाएंगे, जेड आया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, वाई एफ जेड। यहाँ कहाँ है वाई एफ जेड, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 2 वाई एफ जेड, ठीक है। चलिए 20th क्वेश्चन है, जैसे मैराथन दौड़ के लिए है वैसे हाइबरनेशन क्या है। बच्चों हाइबरनेशन एक होता है जो लंबे समय की नींद होती है, उसको हाइबरनेशन कहते हैं। यानी कि मैराथन में अगर दौड़ते हैं तो हाइबरनेशन में क्या करते हैं, सोते हैं। तो नींद आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला वो कह रहा है कि जैसे कप कॉफी के लिए है वैसे कटोरा किसके लिए होता है, पकवान के लिए नहीं, चम्मच के लिए नहीं, सूप के लिए। कटोरे में आप क्या पीते हैं, सूप, कॉफी पीते हैं और कटोरे में सूप पीते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 9 सेकंड में एक पोल को पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसमें आपको दूरी भी दी हुई है, चाल भी दी हुई है, समय भी दिया हुआ है। बस यहाँ पर क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, क्योंकि आपका आंसर मीटर में है। तो इस तरह से आप इसको बदल देंगे। 50/3 मीटर प्रति सेकंड आया, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी आपकी चाल आपकी दे रखी है, समय भी आपको दे रखा है 9 सेकंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आया, 150 मीटर। आपका ऑप्शन में कहाँ है 150 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है 150 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, अब वो कह रहा है कि एक, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक लड़के की तस्वीर को देखकर रमेश कहता है कि वो जो लड़का है वो मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो
वो कह रहा है कि मान लो लड़का एक्स है, हमने मान लिया, ठीक है। अब ये जो लड़का है और ये रमेश है, अब रमेश क्या कह रहा है कि ये जो लड़का है ये इसकी माँ के इकलौते बेटे का, इकलौता, रमेश की माँ का इकलौता बेटा कौन हुआ? रमेश, उसका भी बेटा है। यानी कि जो लड़का है ये रमेश की माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, तो ये इसी का बेटा हुआ। जब ये इसी का बेटा हुआ तो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है कि रमेश उस लड़के से कैसे संबंधित है, तो रमेश क्या हुआ? उस लड़के का पिताजी। तो आंसर क्या हुआ आपका? पिता। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24। ये अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, हम नेक्स्ट के 25 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए हम 24 क्वेश्चन तक इसको कवर करने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि अगर a प्लस बी का मतलब है कि a b का भाई है, a माइनस बी का मतलब है कि a b की बहन है, a गुणा b का मतलब है कि a b का पिता है, तो निम्नलिखित में से बताओ कि c m का पुत्र है। कैसे पता चलेगा? यानी कि c m का पुत्र है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि m c का पिता है, क्योंकि हमें पिता की इक्वेशन दे रखी है, पुत्र की नहीं दे रखी है, तो हम पिता वाली पे चलेंगे। ठीक है, देखो a प्लस बी का मतलब a जो है b का भाई है, a माइनस बी का मतलब a जो है b की बहन है, a गुणा b का मतलब a जो है b का पिता है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो हम उनको ऑप्शन से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम ऑप्शंस के पास जो हमें ये दिए होते हैं इसी में हम वैल्यू पुट करते जाते हैं, ये वाली, और आंसर का पता लगाते जाते हैं। जैसे हमने पहला ऑप्शन लिया, m माइनस एन का मतलब क्या है? m जो है वो n की बहन है, ठीक। n गुणा c का मतलब क्या हुआ? जो n है वो c का पिता है, और c प्लस f का मतलब क्या हुआ? c और f जो है वो भाई है, c जो है वो f का भाई है। तो क्या इससे ये पता चलता है कि m c का पिता है? m c का पिता हो सकता है? m c का पिता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि c जो है वो, एक सेकेंड यार, पहला भी तो सही हो सकता है। c किसका पुत्र है? n का पुत्र है। यहाँ हम क्या ढूंढ रहे हैं? ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसमें c जो है वो m का पुत्र होना चाहिए। यहाँ पर किसका पुत्र है? वो n का, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड में देखते हैं, चलो सेकंड में वो कह रहा है m इंटू एन, यानी कि m जो है वो n का पिता है, ठीक है। n माइनस c मतलब n जो है वो c की बहन है, ठीक। और c प्लस f का मतलब है जो c जो है वो f का भाई है, यानी कि n जो है वो c की बहन है और c f का भाई है, यानी कि तीनों आपस में भाई बहन हुए। अगर ये तीनों आपस में भाई बहन है और n का पिता m है, तो वो c का भी पिता हुआ और f का भी पिता हुआ, है ना, इन तीनों का पिता हुआ ना। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। c m का पुत्र है या m c का पिता है, तो आपका सही ऑप्शन क्या आता है? ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 आपका ये सही बैठता है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम 24 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के कवर कर चुके हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और इन क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपको आगे जाके लॉजिकल रीजनिंग वाले जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। कीप स्टडिंग।